Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing well at your home. Dear students, today we are going to discuss topic metallic bond and intermolecular forces from chapter number 4. Let's start. Metallic bond definition. First, we will discuss definition. The metallic bond is defined as the bond formed between the metal atoms, positively charged ions due to mobile और free electrons. मेटेलिक बॉन्ड जो है वो उन एटम्स के दरमियान में बनता है जिनके पास फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, और ये उन एटम्स के दरमियान में बनता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की एबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज गेन करने की एबिलिटी होती है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन से एलिमेंट्स गेन करते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया जाता है तो बदले में पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया जाता है। और मेटेलिक बॉन्ड जो है वो मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है, क्योंकि मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में वो बता रहे हैं कि जब एटम का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के दरमियान में जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर जाते हैं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो न्यूक्लियस का होल्ड अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाए, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो क्या होता है कि ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि इनके पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और जब लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो इसका मतलब है कि बहुत कम एनर्जी के साथ रिक्वायर्ड एनर्जी बल्कि चाहिए ही नहीं इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो बदले में क्या होता है के बदले में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एट मेटल्स के दरमियान में, मेटल एटम्स जो हैं वो फ्रीली मूव, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटल एटम्स के फ्रीली मूव करने लग जाते हैं उस स्पेस में। ठीक है, और जब वो फ्रीली मूव करते हैं तो ऐसे फील होता है जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स का समंदर बन गया, और उसके अंदर जो उनका न्यूक्लियस होता है, एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है वो उस समंदर के अंदर कहीं आपको डूबा हुआ नज़र आता है, यानी कि बहुत कम आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव करते हुए नज़र आते हैं। और ये जो फ्री मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन एटम्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखने के लिए। तो जब एटम्स एक दूसरे के साथ हेल्ड हो जाते हैं तो फिर हमारे पास मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ये एक डायग्राम है कॉपर वायर की, और कॉपर भी क्योंकि एक मेटल है तो हम डिस्कस कर रहे थे मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो हमने पढ़ा कि बहुत सारे फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और ऐसे फील होता है जैसे एक समंदर है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर भी आपको यही नज़र आ रहा है कि कॉपर वायर है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, ये इसके न्यूक्लियस हैं, और वाइट कलर के जितने भी डॉट्स हैं ये सब क्या हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये इन एटम्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखते हैं, और जब एक दूसरे के साथ ये हेल्ड हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, तो बदले में हमारे पास मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी कि एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में आयनिक बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हम कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल, डबल और ट्रिपल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करे थे। इसी तरह हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी होती हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती हैं, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये वो फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between the molecules are called intermolecular forces. These forces are weaker as compared to chemical bonds. chemical bonds क्या होते हैं, strong forces होते हैं, और intermolecular forces weak forces होती हैं, और ये वो forces हैं जो कि molecules के दरमियान में present होती हैं। chemical bonds की definition भी देख लेते हैं। the force that hold the atoms in a compound is called chemical bond. These forces are strong as compared to intermolecular forces. सेम वही बात कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक फोर्सेस हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, और केमिकल बॉन्ड जो है उसमें एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ठीक है,
The chemical bonding and intermolecular forces of hydrochloric acids are shown below. देखते हैं क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे एक हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। अब HCl के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इनके दरमियान में सिंगल लाइन आ रही है, मींस यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ठीक है, और ये जो पिंक कलर की लाइन है ये बता रही है कि ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है। इसी तरह एक ये मॉलिक्यूल रेडी हो रहा है जिसमें दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन का है दूसरा क्लोरीन का है, और एक मॉलिक्यूल ये बन रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। ठीक है, तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी तो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं ना। जब आपको ये पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है, तो आप उसमें ये तो नहीं ना कहते कि ये वाटर का एक, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, और ये हाइड्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये तो हम कहते हैं, लेकिन हमें कहीं नज़र आता है नहीं। अगर आप उस ग्लास में से एक ड्रॉप जो है, ड्रॉपर की हेल्प में से वाटर का एक ड्रॉप जो है वो आप सेपरेट कि ये एक मॉलिक्यूल है, नहीं, उसमें तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो एक मॉलिक्यूल बना ना। अब वो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से कंबाइन करते हैं, वो आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू कंबाइन करते हैं, यानी कि वीक फोर्सेस के थ्रू कंबाइन करते हैं। जैसे ये देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ये है और एक ये है फिर एक ये है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से कंबाइन किए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है उसको डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, और केमिकल बॉन्ड जो है उसको पिंक लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं, इनका जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे आप अभी जैसे मैंने कहा कि आप ड्रॉपर की हेल्प से एक ड्रॉप जो है वाटर का वो सेपरेट कर लें तो इजीली सेपरेट हो जाता है। आपको कोई स्पेशल एनर्जी तो रिक्वायर्ड नहीं है ना कि आप उसको ब्रेक डाउन करके सेपरेट करें, या ऐसा तो नहीं ना हुआ कि आपने आप ऐसा करें कि एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में पानी डालें तो आप हाफ हाफ वाटर कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप हाफ वाटर करने की कोशिश कर रहे हो, वाटर जो है वो सारा का सारा ही उसी ग्लास में गिर गया। जैसे जेली होती है, आप जेली को सेपरेट करने की कोशिश करें और आप एक ग्लास की हेल्प से दूसरे ग्लास में वो जेली ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा कि वो सारी की सारी जेली दूसरे बर्तन में चली जाएगी। इस लेकिन वाटर क्या करता है कि सेपरेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी जिनकी वजह से जिन फोर्सेस का ब्रेक डाउन हुआ और वाटर जो है वो हाफ हाफ ग्लास में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो ब्लू लाइन्स के साथ रिप्रेजेंट किए जा रही हैं ये हैं इंटरमोलिकुलर के 17 किलो जूल रिक्वायर्ड है वी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को गैस में कन्वर्ट करेंगे अगर हम, तो जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, 17 किलो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर हम इनके दरमियान में ये जो पिंक केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस केमिकल बॉन्ड की ब्रेकेज की बात करेंगे कि हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एटम जो है उसको सेपरेट करना है, तो फिर हमें 430 किलो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इनको ब्रेक डाउन करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और ये हमारी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, केमिकल बॉन्ड फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, तो इनका ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। थैंक यू, ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। स्टूडेंट्स, टॉपिक की रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। बार बार मैं आपको कहती हूँ कि रीडिंग ज़रूर करें। टॉपिक की वीडियो देखने के बाद रीडिंग ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।